Hello friends. So today I'm going to discuss with you a very important topic for prelims examination. Prelims examination के लिए ये one of the most important topic है. क्यों one of the most important topic मैं इसको international institutions, international organizations को मैं one of the most important topic क्यों बोल रहा हूँ? आप कहेंगे कि सर बाकी के टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैसे है? उसका रीजन है कि 10 से 12 क्वेश्चन हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आई कॉल दोज क्वेश्चंस एज लो हैंगिंग फ्रूट्स। क्यों मैं इसको लो हैंगिंग फ्रूट बोलता हूं, क्या रीजन है? रिलेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे वो आपसे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सपोज उन्होंने दे दिया मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन विच दे हैव आस्क्ड इन द पास्ट, 2015 का ये क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे which of the countries is or are members of Mekong Ganga cooperation? अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नॉलेज वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, या वो आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे दैट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? 1. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, 2nd ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, 3rd न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, 4th वो आपसे पूछ देंगे G7, इस टाइप से। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस पूरे के पूरे टॉपिक में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक एक बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर बच्चा बहुत स्मार्ट है एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, तो आप रियलाइज करेंगे कि चीजें आपके लिए बहुत आसान है और यहां से बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पीपीटीज पर आपके साथ सारे ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगा। वो पीपीटीज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑन योर ओन। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मुझे उस पीपीटी में ऐड करना होगा तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन उस पीपीटी में ऐड करता रहूंगा। अगर मेरे को ये लगेगा कि भाई इस पर्टिकुलर इवेंट के अलावा आपको कुछ और भी पता होना चाहिए, तो वो मैं पीपीटी में वहीं पर लिख दूंगा और जिससे आप उसको जॉट डाउन भी कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर लेक्चर को जिस समय आप अटेंड कर रहे हैं, आप उस पूरे की पूरी चीजों को जॉट डाउन भी कर सकते हैं। अगर मेरे को यह लगेगा कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन है और वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो लोकेशन मैं पीपीटी में वहीं पर ऐड कर दूंगा, लिख दूंगा बोर्ड पर, आप उसको जॉट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, केवल आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बी इट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज मोर देन 20, आपको उस नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, इफ यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 20 ऑड ईयर्स, तो आप रियलाइज करेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफ द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज मोर देन 20, so normally they do not ask the number of member countries, the name of member countries, but if the number of member countries is more than 50 suppose, तो क्या उसमें वो आपसे पूछेंगे कि मेंबर कंट्रीज का नेम क्या है? इफ द नंबर इज लेस देन 20, आपसे नेम पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है या कौन सी कंट्री इसका मेंबर है। लेकिन अगर मान लिया नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज मोर देन 50, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, या जैसे सपोज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जहां नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज आर मोर देन 50, तो यहां पर मेंबर कंट्रीज का नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो एक स्टेटमेंट दे देंगे दैट देयर आर 100 मेंबर कंट्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलता है? When you will go through क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन का नेचर पता चल जाएगा। जैसे इन 2016 उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 63 मेंबर कंट्रीज in Asian Infrastructure Investment Bank, whereas in reality the number of member countries were more than 100. Number of member countries are 104. तो उनको भी ये बात पता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 100 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो ये बच्चों के लिए प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है सारे मेंबर कंट्रीज का नाम याद करना। और वो क्वेश्चन बहुत जस्ट क्वेश्चन भी नहीं होगा स्टूडेंट के लिए, आप उससे कुछ टेस्ट भी नहीं करेंगे।
लेकिन अगर नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज लेस देन 20 और 20, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए। हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर लेस देन 20 है तो हमको नाम पता होना चाहिए? यू नीड टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जैसे प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने पूछा हुआ इंडिया इसमें से किसका मेंबर है, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का मेंबर कौन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन है। अब आपको प्रिसाइजली ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज लेस देन 20। तो इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि अगर नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 7 है, 8 है, 10 है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें। नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 50 से ज्यादा हो गई, 30 से ज्यादा हो गई, इवन 20 से ज्यादा हो गई, वहां आपके लिए मेंबर कंट्रीज को याद रखना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब आप कहेंगे क्या फ्यूचर में भी नहीं पूछा जाएगा? देखिए, हम प्रोबेबिलिटीज पर काम करते हैं। जब आप चीजों को प्रोबेबिलिटीज पर काम करते हैं ना, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रोबेबिलिटीज में आप ज्यादा प्रोबेबिलिटीज की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा से बेहतर है हमें यह देखना कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। जैसे नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में देयर आर मोर देन 100 मेंबर कंट्रीज। नाउ इवन लॉजिक सेज कि किसी भी स्टूडेंट के लिए 100 मेंबर कंट्रीज का नेम याद करना वुड नॉट बी पॉसिबल, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह से है। और इसमें आप स्टूडेंट से का कुछ टेस्ट भी नहीं करेंगे, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं। वो केवल स्टेटमेंट दे देंगे दैट देयर आर 60 कंट्रीज इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या देयर आर 100 कंट्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब आपको अगर केवल ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में number of member countries are more than 50, actually the number of member countries are 57, and more than 50 but less than 100, even that is enough information to hit you in exam. You can easily hit the correct answer. लेकिन number of member countries अगर 10 है, 12 है, 15 है, वहां पर you need to remember number of member countries. तो हम one by one organizations discuss करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा इस साल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस साल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज G20। ये ध्यान में रखिएगा कि ये PPTs मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड दीज PPTs you can also download, you will have the facility to download these PPTs, या जब मैं आपको समझा रहा हूं ये PPTs तो आप अपने नोटबुक में सेपरेटली जॉट डाउन भी कर सकते हैं। मैं इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये भी बताता चलूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पता होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट सच ऑर्गेनाइजेशन इज G20। So G20 was founded in 1999. Now, when it was founded in 1999, before formation of G20, what was the background? The background was that there was an Asian economic crisis. और उस economic crisis के बाद it was felt at international level that we need to have an organization. That organization will be discussing matters related to international financial stability, as I have mentioned here, that after Asian financial crisis, it emerged as a forum for the finance minister and central bank governors to discuss economic issues. इस organization में there are 20 member countries, 19 member countries and one grouping that is European Union. इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इस साल के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इन 2023 इंडिया हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है दैट G20 organization does not have a permanent secretariat. Now, what is the meaning of does not have a permanent secretariat? For example, South Asian Association for Regional Cooperation has got a permanent secretariat. It has got a permanent bureaucracy. But whereas European Union as an organization
as a regional organization is having a permanent secretariat, but it does not have a permanent secretariat. तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा कि जब परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है तो इसका समिट होता कैसे है? इसका समिट होता है कि जैसे इंडिया को 2023 में G20 को ऑर्गेनाइज करना है, तो इंडिया से पहले जिसने G20 को ऑर्गेनाइज किया होगा और इंडिया के बाद जो G20 को ऑर्गेनाइज करेगा, these three countries they collaborate and then G20 summits will be held. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां आपको क्या जानना है? दिस पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऐसे भी याद रहेगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए G20 केम इनटू एग्जिस्टेंस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज कंट्रीज. अब आप कहेंगे कि सर 19 मेंबर कंट्रीज का नाम याद करना होगा. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि G20 का मेंबर कौन है इसमें से और कौन नहीं है. So you need to remember the name of these 20 countries. Then I told you that another important information is related to this particular information, that G20 is important because it constitutes 80% of global GDP, 75% of international trade and 60% of global population. आप कहेंगे ये information क्यों important है? Because such type of questions they have already asked in the past. रिलेटेड टू ब्रिक्स, ब्रिक्स से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पास्ट में पूछा हुआ है कि ब्रिक्स का पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर फिगर उन्होंने दिया, इतना पॉपुलेशन है, इतना जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट करता है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन अगेन बी आस्क्ड. सो रिमेंबर दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू नीड टू मेमोराइज द नंबर ऑफ member countries who all are the member of G20. क्यों important है? Because India has assumed the presidency of G20 for this particular year for 2023. एक और important additional information है G20 से related, जो वो question पूछते हैं theme of a particular G20 summit. तो हमारे इस particular G20 का क्या theme है? इस particular G20 का theme है वसुधैव कुटुंबकम, as I have mentioned here. वसुधैव कुटुंबकम and one earth, one family and one future. One earth, one family and one future. दो तीन बातें याद रखिएगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा that past presidency 2022 इंडोनेशिया, नेक्स्ट ब्राजील. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज आई टोल्ड यू इसका अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होगा ना, तो वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का समिट कैसे मैनेज होगा? तो समिट G20 का मैनेज होता है कि जो पास्ट प्रेसिडेंसी है, लाइक इंडोनेशिया 2022 एंड ब्राजील 2024, इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया प्रेसिडेंसी मैनेज करेगा इन 2023. तो जो समिट भी हेल्ड होगा वो ये तीनों कंट्रीज मिल करके करेंगी. देयर लाइज द इंपॉर्टेंस. यहां एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो इंडोनेशिया में समिट हुआ था G20 का, वो समिट, उसका टैगलाइन और उसका पर्टिकुलर थीम इज रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर. पर्पस क्या था? बिकॉज इन द आफ्टरमाथ ऑफ COVID-19 G20 summit was held in 2022. That is why the theme was recover together and recover stronger. Remember that these quotes, statement or themes are being asked. In the past they have asked these quotes or themes. एक और चीज हमेशा, एक और बात याद रखिएगा कि मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं. कई बारी वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ही मैच करवाने के लिए देंगे. G20 और एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम उसके साथ अटैच कर देंगे, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20. यहां आपको एक रूल याद रखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में. रूल क्या है? तो रूल नंबर 1, साथ में कहीं अगर जॉट डाउन करना हो तो जॉट डाउन कर लीजिए. इफ नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज लेस देन 20, you need to memorize number of member countries. Point number 1. If number of member countries is more than 20, तो आप अगर केवल नंबर भी याद करके चलेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. थर्ड, यू नीड टू मेमोराइज द थीम
थीम क्या है? जैसे इस बार के G20 का थीम इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम आपको पता होना चाहिए। पास्ट में बाली में हुआ है। एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैप में ही वो आपको 2-3 लोकेशन दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि लोकेशन नंबर 1 यहां पर कौन सा इवेंट हुआ है, लोकेशन नंबर 2 यहां पर कौन सा इवेंट हुआ है, लोकेशन नंबर 3 यहां पर कौन सा इवेंट हुआ है। सो रिमेंबर दैट लास्ट G20 summit was held in Bali, Indonesia in 2022. So that is all about G20. Remember these points जो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं कि G20 में ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि there is no permanent secretariat, 19 member countries, one grouping, that is European Union, so total G20. It came into existence in the aftermath of Asian crisis. Asian crisis 1997 में आया और 1999 में G20 एग्जिस्टेंस में आया। G20 का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। सो इट डिस्कसेस मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए स्पेशल समिट बुलाया। उसी तरीके से कोविड के बाद उन्होंने बाली में बुलाया जिसका थीम था दैट रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो और नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज देखते चलेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। एंड दीज आर द फिगर्स रिलेटेड टू G20। एक बार आप देख लेंगे तो आपको वैसे भी दिमाग में आ जाएगा। ये G8 का G7 का फिगर है और ये G20 का है। नेक्स्ट वन इज दैट recent development has also been mentioned here, that India has assumed presidency. Then next sixth, G7. G7 is an intergovernmental organization, intergovernmental political forum for consultation and policy coordination. यहां इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या जानने का है? यहां इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने का है that Russia earlier used to be the member of G7, but in 2014 Russia was expelled out of G7. Why was Russia expelled out of G7? तब इसको बोलते थे G8 और रशिया को एक्सपेल करने के बाद it became once again G7. So initially it was G7, then Russia was included. Initially when it came into existence it was G7, then it became G8 when Russia was included in 1997, and then Russia was expelled out of G7 in 2014. रशिया को निकाला क्यों था G7 से? उसके पीछे का क्या रीजन था? अभी जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है एग्जैक्टली इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। सो रशिया annexed after Russian annexation of Crimea, in 2013, उन्होंने रशिया को 2014 में G7 से एक्सपेल्ड आउट कर दिया था। पर्पस बेसिकली ये था, द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड टू टीच रशियंस अ लेसन, दैट इज व्हाई रशिया वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ G7. नाउ यू नीड टू मेमोराइज द मेंबर कंट्रीज ऑफ G7, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। अब इसमें कैसा है कि 7 मेंबर कंट्रीज का नाम याद रखना विल नॉट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन कई बार आपके लिए चैलेंजिंग होता है 15 मेंबर कंट्रीज या 20 मेंबर कंट्रीज का नाम याद करना। इसी के लिए मैंने जस्ट इससे पहले एक फिगर दिया हुआ है, आप उस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड देन I have also mentioned here that summits are held annually and hosted on a rotational basis by group members, and the host country not only holds the G7 presidency but also sets the agenda for the year. Like Germany, Germany holds the presidency for G7 in 2022, and German presidency has invited Argentina, India, Indonesia. That is not important.
रिमेंबर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको कंटेक्स्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस पीपीटी में बताया गया है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का पर्पस यह है कि एक स्टोरी के फॉर्म में आप उसको दोज इंफॉर्मेशन कैन बी वीव टुगेदर, इसीलिए आपको वो इंफॉर्मेशन बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इज द नेम ऑफ मेंबर कंट्रीज, कब वो एग्जिस्टेंस में आया था ओरिजिनली, और बीच में उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी मेंबर कंट्री को या तो इंक्लूड किया गया हो या उस मेंबर कंट्री को एक्सप्लेन किया गया हो। G7 आज के डेट में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग चाइना, आर मेंबर्स ऑफ G7, that world's most developed nations, apart from China, these are the most developed countries of the world, and G7 literally sets the agenda for the world. That is why G7 becomes important. Next, you have, and then I told you about G7 that Russia was expelled after annexation of Crimea. जो भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वो इससे काफी हद तक रिलेटेड है। सारी चीजों की शुरुआत एग्जैक्टली यहीं से हुई थी। ये फिगर है, देख लीजिएगा। Initially it used to be G8, then Russia was expelled out of it, 7 member countries, and then you have additional member countries, that is another 13 member countries. तो ये हो गया G20. So, Organization for Economic Cooperation and Development, this particular organization is not as important as G20 or G7. क्यों? Because it does not set global agenda, और इसमें बहुत ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं, इसलिए मेंबर कंट्रीज का नाम हमको याद नहीं करना है। इसमें आपको क्या याद करना है, पहला इंफॉर्मेशन दैट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1961, द पर्पस वाज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। नाउ द सेकंड पॉइंट that to foster economic development and cooperation and fight poverty through the promotion of economic stability. Now you do not need to remember these 36 member countries. Why? Because remembering or memorizing these 36 countries will be an extremely challenging task for you. इसलिए आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो क्या पूछेंगे यहां पर, आपसे पूछेंगे there are 57 member countries which are member of OECD. अब अगर आपको केवल फिगर भी याद है 36 मेंबर कंट्रीज, एग्जाम में अगर हिट कर जाएगा, you would be able to easily answer such question. हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में गो फॉर एलिमिनेशन फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको जब स्टेटमेंट मिले ना 4-5 स्टेटमेंट, तो 4-5 स्टेटमेंट को हिट करने की जरूरत नहीं है। ये मत ढूंढो कि आंसर क्या है, क्योंकि अगर तुम वो ढूंढोगे ना कि क्या आंसर है, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। आपको बेसिकली क्या ढूंढना है, क्या आंसर नहीं है। इससे हमें क्या फायदा होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आंसर नहीं है। अगर एक पॉइंट भी आपको मिल गया ना, तो 4 में से 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, और फिर उस 2 ऑप्शन में से जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है वहां पर अटेम्प्ट करना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा पेपर में कि पेपर में सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, सो इट्स अ गेम ऑफ 50-50। आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, उस आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी अभी 50% हो चुकी है। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए इन 36 मेंबर कंट्रीज का नेम याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेदर इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। रिमेंबर that India is a key economic partner, but India is not a member of Organization for Economic Cooperation and Development. India इसका member नहीं है, लेकिन India इसका एक important partner है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। केवल 3 बातें आपको याद करनी है। नो मेंबर कंट्रीज, पहला फाउंडेड इन 1961, पर्पस क्या था, पॉवर्टी का इरेडिकेशन एंड फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंपॉर्टेंट चीज अब और क्या है कि यूपीएससी का और फेवरेट क्वेश्चन है, रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। अब रिपोर्ट पब्लिश करने में क्या है, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट्स का नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा।
तो यहां हमने कोशिश किया है कि पीपीटी में आपको उन रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया जाए. इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम. क्यों फेवरेट क्वेश्चन है? क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं. रिपोर्ट के थ्रू वो आपकी मेमोरी को भी टेस्ट करते हैं. तो द रिपोर्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस is important from examination point of view. One is OECD economic outlook, communication outlook and internet economy outlook. These are the reports being published by OECD. तो important information क्या है OECD से related? पहला, it was founded in 1961. दूसरा, इसका objective. Objective क्या है? Fostering economic development, eradication of poverty is the objective. Third, number of member countries. केवल इतना याद रखना है, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 36 है. और इंडिया इसका मेंबर नहीं है. इंडिया पार्टनर है लेकिन मेंबर नहीं है, ये ध्यान में रखना है. कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है. इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका इंपॉर्टेंट पार्टनर है. नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, बट हु ऑल आर द मेंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. एंड देन यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू रीड दीज 3 रिपोर्ट्स ऑफ OECD. दैट्स इट. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बातों को केवल ध्यान में रखना है, कीवर्ड्स को, और उसको 3-4 बारी अगर आप ऐसे भी रिवाइज करेंगे ना, इफ यू विल रीड दीज पीपीटीज 3-4-5 टाइम्स, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगी. केवल एक रूल आपको याद रखना है, दैट रूल नंबर 1, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एलिमिनेट करना है, आंसर ढूंढना नहीं है. आपको क्या ढूंढना है? क्या आंसर नहीं होगा. सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए. एलिमिनेट करेंगे तो 2 ऑप्शन वहां पर एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आप इजीली उसका आंसर देने वाले कंडीशन में होंगे. देन अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज, रिमेंबर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज G20 for this particular years, and then G7, because India is hosting G20 and that is why G20 becomes important for this particular year. इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और G7 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. Now another important organization is European Union. There are 27 member countries. क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहां से? ब्रेक्सिट कब हुआ था? When did Britain came out of European Union? Remember that Britain came out of European Union in 2016. ब्रेक्सिट हुआ. यूरोपियन यूनियन कब एग्जिस्टेंस में आया? 1992 में मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन हुआ था, which came into force in 1993. वो यहां पर लिखा हुआ है that Maastricht Treaty, it came into force on November 1, 1993. The treaty was signed in 1992, but it came into force in 1993, November 1, 1993. इंपॉर्टेंट क्यों है मैस्ट्रिच ट्रीटी? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैस्ट्रिच ट्रीटी was the greatest threat, a greatest rather attack on the sovereignty of nation states. इस ट्रीटी के बाद पहली बारी यूरोपियन यूनियन ने, when European Union formally it became a regional organization, so पहली बारी कंट्रीज ने अपनी sovereignty को सरेंडर किया, a part of sovereignty that is monetary sovereignty. और पहली बारी इस मैस्ट्रिच ट्रीटी के बाद कंट्रीज ने यूरो को अडॉप्ट किया. रिमेंबर दैट अडॉप्शन ऑफ यूरो हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्ट्रिच ट्रीटी. अडॉप्शन ऑफ यूरो हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्ट्रिच ट्रीटी, और जिसकी वजह से एक मॉनेटरी यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस. दैट इज व्हाई यूरोपियन यूनियन became a force to be reckoned with, क्योंकि उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी. तो जैसे फ्रांस की करेंसी थी फ्रैंक, जर्मनी की करेंसी थी मार्क, इटली की करेंसी थी लीरा. ये आप लोगों ने स्कूल में जनरल नॉलेज में हो सकता है कभी पढ़ा हो, हम लोगों ने तो पढ़ा था, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय फ्रैंक और लीरा और जर्मन मार्क ही चला करता था. बाद में तो उस समय हम लोग जनरल स्टडीज में जीके की बुक में स्कूल में पढ़ा करते थे, क्योंकि जस्ट उसी समय यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया था. तो जब हम लोग स्कूल में थे,
So in 1992, when it came into existence after Maastricht Treaty that came into force on November 1, 1993, then Euro was adopted. अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यूरोपियन यूनियन की क्या 27 मेंबर कंट्रीज का नाम हमको याद करना जरूरी है क्या? एक बार ही देख लीजिएगा तो आपको मोर और लेस नाम याद रहेगा 27 मेंबर कंट्रीज का। वैसे 27 मेंबर कंट्रीज का नेम जनरली वो पूछते नहीं है, लेकिन एक बारी क्योंकि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कंट्रीज को एक बारी देख लेने में एज सच कोई बुराई नहीं है। देन इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर इज एट ब्रसेल्स एंड ब्रेक्जिट हैपेंड। ब्रेक्जिट का रेफरेंडम हुआ था इन 2016 एंड फॉर्मली ब्रेक्जिट हैपेंड इन 2020। जो वोटिंग हुई थी ब्रेक्जिट के लिए, वो वोटिंग हुई थी इन 2016 एंड फाइनली इन 2020 that Brexit happened. It is headquartered at Brussels and it also got Nobel Peace Prize in 2012. अब 2012 का नोबेल पीस प्राइज नहीं पूछेगा, लेकिन कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन यूनियन। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 25 मेंबर कंट्रीज। गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट ब्रसेल्स एंड थर्ड, इट इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज। अब यहां पर आपको क्या देखना है? मान लिया आपको कुछ नहीं पता है, आपको बेसिकली देखना है एग्जामिनर एक लूज एंड छोड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप लास्ट 25 इयर्स का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आप उसमें रियलाइज करेंगे कि आपको एक जगह एग्जामिनर जानबूझ के लूज एंड छोड़ता है। आप पूछेंगे लूज एंड क्यों छोड़ता है? लूज एंड छोड़ता है टू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अगर मान लिया उन्होंने कहा दैट देयर आर 25 मेंबर कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन या 30 मेंबर कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन, अभी ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया और वहीं से कई बार आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार कैसा होता है कि आपने अगर एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया ना, तो वो 4 में से 3 ऑप्शन में कॉमन होता है और वो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। इसीलिए एलिमिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्शन ऑफ एन आंसर, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ऑप्शन को रिजेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, वहां से बहुत सारे जो चॉइसेस होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू दैट Maastricht Treaty it came into force in November 1993. It is headquartered at Brussels. There are 27 member countries and Britain came out of European Union formally in 2020, but referendum for Brexit had happened in 2016. रेफरेंडम किसको कहते हैं? रेफरेंडम बोलते हैं कि जब किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पर आप वोट करते हैं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रेक्जिट का रेफरेंडम हुआ था, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ब्रिटेन के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। ब्रिटेन के लोग यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। तो उस रेफरेंडम में बड़ा क्लोज रेफरेंडम था, वो कुछ 49 और 51% काइंड ऑफ रेफरेंडम था, 48.5% एंड 51.5% काइंड ऑफ रेफरेंडम था। इस टाइप के रेफरेंडम में क्या होता है, जो 51.5% एंड 48.5%, इसमें बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड होता है रेफरेंडम। किसी समय में इमोशन बॉयल कर रहा है तो 1.5% वोट का स्विंग हो गया किसी एक इशू के फेवर में, कभी उसके अगेंस्ट में वोट हो जाएगा। तो एक यूरोपियन यूनियन के बारे में ये बात भी लगातार बोली जाती है कि दैट ऑल द रेफरेंडम्स हैव बीन वेरी क्लोजली कंटेस्टेड। अगर आप दोबारा वही रेफरेंडम 6 महीने के बाद करवा दो तो क्वाइट पॉसिबल है कि रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। आज के डेट में अगर ब्रिटेन का अगर दोबारा से रेफरेंडम करवा दिया जाए यूरोपियन यूनियन का, ब्रेक्जिट का, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि लोग कहेंगे कि नहीं, हमको यूरोपियन यूनियन में रहना है। तो रेफरेंडम बेसिकली इमोशनल इश्यू पर भी बेस्ड होता है। तो एंड देन we have mentioned about recent development that India and European Union have started collaborating on clean energy and climate partnership, then a joint agreement have happened. लेकिन more than these things, international organization में जो important होता है, that is number of member countries, when was it founded, its headquarter and the name of member countries if organization is very small. अगर कुछ significant होगा then it becomes important from examination point of view. जैसे G20 में मैंने आपसे कहा
Then next one is this particular picture of European Union. Now WTO. WTO का प्राइमरी पर्पस क्या था? It was founded in 1995. Before WTO, it used to be known as General Agreement on Tariff and Trade. Before WTO, it was known as General Agreement on Tariff and Trade, जिसको हम लोग बोलते थे GATT. And then in 1995, it became a World Trade Organization. So basically WTO का क्या पर्पस था, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. The purpose of WTO was to convert international trade from jungle to zoo. क्या मतलब है इस सेंटेंस का? That international trade was to be converted from jungle to zoo. जंगल में क्या होता है? Might is right prevails. कोई रूल काम नहीं करता है. जो पावरफुल होता है जंगल में वही रूल करता है. तो पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था वो माइट इज राइट इस पर डिपेंड हुआ करता था. कोई रेगुलेशन नहीं था. पता चलता था कि कोई दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील बना रहा है और दूसरी कंट्री में डंप कर दे रहा है उसको. उस कंट्री में स्टील का प्राइस क्रैश हो जा रहा है. कोई इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी. ये जंगल था. जू किसको बोलते हैं? जू में बड़ा पैटर्न बिहेवियर होता है जानवर का. अगर आप जू में जाएंगे ना तो एनिमल्स का यू विल फाइंड पैटर्न बिहेवियर, कि जहां पर बेसिकली एनिमल्स को जिस टाइम पर खाना दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है. उनका बिहेवियर बहुत पैटर्न होता है. इंटरनेशनल ट्रेड को ऐसा ही बनाया जाना था. एंड दैट इज व्हाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट ट्राइड टू कन्वर्ट इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम जंगल टू जू, कि जहां माइट इज राइट के बदले में वहां पैटर्न बिहेवियर इंश्योर किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड में. So that is why I have mentioned here that the objective was to ensure that trade flows as smoothly, predictably, freely and possibly. ये ध्यान रखिएगा. Predictably. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि basically ये zoo में होता है that trade will flow predictably and freely as possible. Then it provided a forum for trade negotiation. Suppose I'm not happy with the behavior of a particular country. कि आपने मान लिया कोई अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में आई है और अमेरिकन कंपनी को के साथ पार्शियलिटी हो रही है. अमेरिकन कंपनी will request American government to move to WTO and then WTO in this regard might take actions. ऐसा नहीं हो सकता है ना कि एक अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में आए और आप अपनी कंपनीज को प्रेफरेंस देने के लिए उसको कंप्लीटली साइडलाइन कर दीजिए, ऐसे रूल बना दीजिए. सो दे विल मूव टू द कोर्ट, दे विल मूव टू WTO. तो WTO का प्राइमरी पर्पस क्या है? ट्रेड को बहुत प्रिडिक्टेबल बनाना और प्लस ट्रेड को ऐसा बनाना कि जो फ्रीली मूव कर सके. एंड इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यहां पर मेंबर कंट्रीज का नेम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क. There are 164 member countries. So name of the member countries they are not going to ask. They can ask basic objective of WTO. When was it founded? How many member countries are there? They will say that there are 150 member countries which are part of WTO. अब आपको ये नंबर बेसिकली याद होना चाहिए. पूरे 164 member countries का नेम आपको याद नहीं होना चाहिए. You only need to remember the name of these 164 countries. India's status, obviously India is a member. What is important from your examination point of view? The report that is being published by WTO. हमेशा याद रखिएगा 3-4 ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को रट के रखना है. बार बार वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. IMF क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है, WTO क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है और वर्ल्ड बैंक क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है. These are pet questions. ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं. So you need to remember the report. World Trade Report, Trade Policy Review, Trade and Developmental Report. अभी मैं आपको आगे और भी टॉपिक करवाऊंगा. You would be amazed to know that they have asked 6 to 7 times questions from a particular topic. एक टॉपिक से उन्होंने 4-4, 5-5 बारी क्वेश्चन पूछा है. वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड और वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन
in the last 10-12 years they have asked not less than 7 to 8 times. 7 से 8 बारी तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं. तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली पूछ रहे हैं. क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड on what you call on a very predicted line. You only need to go through the question papers of previous years. The more you will go through the question papers of previous years, the more you will become comfortable in knowing the whole thing, in understanding the whole thing. So what is important here? When was it founded? Its objective. Objective में केवल एक बात याद रखिएगा. The purpose was to convert international trade from jungle to zoo. And then it also provides technical assistance, training for developing countries, trade dispute settlement. India is a member and these 3 reports are being published. ये 3 report World Trade Organization publish करता है. World Trade Report, Trade Policy Review, Trade and Development Report. Now next. And next one is that we have mentioned about 12th WTO Ministerial Conference held in Geneva. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इश्यू न्यूज में क्या था. दैट इंडिया वाज आस्क्ड फॉर रिव्यू ऑन मोरेटोरियम ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज ऑन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन. मोरेटोरियम का मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने मोरेटोरियम रोक लगाई हुई है. जैसे अगर आपको याद हो तो कोविड-19 के बाद फर्स्ट लॉकडाउन आया था और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आफ्टर दैट फर्स्ट लॉकडाउन Reserve Bank of India, it provided a moratorium on loan repayment for the next 3-4 months. जहां पर moratorium provide किया गया था कि भाई इतने दिन अगर आप loan repayment नहीं करते हैं then also it is okay. आपको वो window provide किया गया था. तो ऐसे ही इन्होंने यहां पर इंडिया से कहा है कि ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन से customs duty on e-commerce transaction पर they have asked India to review the existing moratorium. Now वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा. कपल ऑफ ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली. जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पहले पूछा हुआ है. वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक के अंदर में इसमें से कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस. दूसरा, और ये क्वेश्चन 3-4 बार उन्होंने पूछा हुआ है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं. दैट बोथ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एग्जिस्टेंस में आए थे एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस. ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हैड हैपेंड इन 1944. सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन दैट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1944 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी. अब यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिएगा. वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूरे ऑपरेशन में देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. वर्ल्ड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन. जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए. दीज काइंड्स ऑफ लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक बेसिकली जो लोन प्रोवाइड करता है ना, दैट इज फॉर द प्रोजेक्ट्स हैविंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. Now what is the meaning of gestation period? Gestation मतलब प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ and project is going to become profitable 10 साल के बाद. After 10 years, 10 साल के बाद प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल बनेगा. तो वो जो 10 साल का विंडो है, उस 10 साल के विंडो में लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तुरंत प्रॉफिट चाहता है. तो अब मान लिया सैनिटेशन में, हेल्थ में, इसमें कौन पैसा लगाएगा? सो वर्ल्ड बैंक गिव्स यू लोन्स एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल. यहां पर वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है. वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है. आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन प्रोवाइड करता है, बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफ अ कंट्री इज फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच. अगर मान लिया हिंदुस्तान को प्राइमरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए लोन चाहिए तो हिंदुस्तान कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक. पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस टुडे. अगर पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस के डेंजर को वार्ड ऑफ करने के लिए लोन चाहिए, सो पाकिस्तान कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान कैन अप्रोच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अभी ऑलरेडी पाकिस्तान का डिस्कशन चल रहा है. सो वर्ल्ड बैंक इज अ पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944. इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक की जब बात करते हैं, सो हेडक्वार्टर ऑफ बोथ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
is at Washington DC. Remember that these two organizations are headquartered at Washington DC, United States of America. India is a member group and World Bank is having 189 member countries. ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे किसी बच्चे का ध्यान ही नहीं जाता है कि 190 मेंबर कंट्रीज का वो नाम याद करने की कोशिश करेंगे. यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज द नेम ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज. सिंपल कितने क्या याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक में देयर आर 189 member countries. That's it. And India is obviously a member of World Bank. Now these reports of World Bank Group are very important. That World Bank Group publishes various reports. And these अगर आप देखेंगे ना previous year question paper, इस report से related 2-3-4 बारी question आ चुका है. So World Development Report 1, World Development Report 1, the Economic Prospects and the Poverty and Shared Prosperity series, which provides in-depth analysis of global economic and developmental trend and challenges. Important बात क्या है? That World Bank and IMF are known as twin Bretton Woods institution. Remember this fact that IMF and World Bank are known as, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपर का क्वेश्चन है ये. ट्विन IMF and World Bank are known as twin Bretton Woods institutions. Twin Bretton Woods institutions. So India is a member of World Bank Group. IMF and World Bank are known as twin Bretton Woods institutions. Twin Bretton Woods institution का क्या मतलब है कि World Bank and IMF, they are twins and they came into existence as a result of Bretton Woods Conference 1944. दोनों का बेसिक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा. वर्ल्ड बैंक इट प्रोवाइड्स लोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स हैविंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, मतलब लंबे समय में प्रॉफिटेबल वो प्रोजेक्ट होगा. आप मान लीजिए जैसे हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट तुमको तुरंत नहीं आएगा ना. हेल्थ में तुम्हें अगर हेल्थ की फील्ड में रिजल्ट आना है सो ओनली 5 to 10 years डाउन द लाइन यू विल फाइंड रिजल्ट. समझ रहे मेरी बात. और अगर आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच है, जैसे अभी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने का काम आईएमएफ करता है. एक समय में हमने भी आईएमएफ से लोन लिया था एंड खैर आज इंडिया हैज मूव्ड अहेड, इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल पावर. लेकिन एक बुरा दौर हिंदुस्तान की लाइफ में आया था इन 1991 बट इंडिया ऑल्सो फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब हमारे पास इतना ही फॉरेक्स बचा था कि हम एक महीने के लिए इंपोर्ट कर सके चीजों का. सो दीज रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आर इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट, ये चीज याद रखिएगा दैट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यहां से 3-4 बारी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर हैं. यहां पर 2-3 बातें याद रखिएगा. दैट फर्स्ट IBRD, it is known as IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Second, International Development Association. थर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बात याद रखिएगा दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इट एडवाइजेस प्राइवेट सेक्टर कंसल्टेंसी. मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का काम करता है. एंड देन यू हैव मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, then International Center for Settlement of International Disputes. So these are the 5 organizations that are part of World Bank grouping. इस particular picture से related they have asked question not less than 3 to 4 times. So who says that questions are not repeated? भाई organization में question तो repeat होने ही है ना. Who says? Organization में
अगर मान लिया तुमने आज पूछा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, सो उससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन अगली बारी पूछोगे ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो चेंज नहीं होने जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन तो उतने ही रहने हैं, और तुमको रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली रिपीट होगा ना। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन उन्होंने 2010 में पूछा है, सेम क्वेश्चन उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम, वर्ल्ड बैंक के मान लिया इन 5 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सेम क्वेश्चन उन्होंने 2014 में पूछा है, फिर उन्होंने 2019 में पूछा है। इस तरीके से वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो एक बारी वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑप्शन में देंगे, अगली बारी वो ऑप्शन में देंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तीसरी बारी वो ऑप्शन में देंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, लाइक इन 2010 इट वाज इनटू ऑप्शन। इस तरीके से वो चेंज करते हैं। सो रिसेंट डेवलपमेंट आई हैव मेंशन्ड हियर that related to pandemic financing facility, pandemic emergency financing facility that was provided in 2020 for rapid financing to help countries to respond to the challenges of COVID-19. ये particular picture आप याद रखेंगे, this particular picture. Then you have International Monetary Fund. Remember that International Monetary Fund along with World Bank is also a part of Bretton Woods Conference. World Bank and IMF, that is why these two are known as what you call international, these two are known as twin Bretton Woods institutions. These two are known as twin Bretton Woods institution. So first, these two organizations, it provides loan for liquidity crunch. For example, loan to Pakistan, Pakistan's loan in recent times. There are 190 member countries. Remember only number of member countries, that is 190 member countries. Obviously India is also member of IMF. Reports are important. It publishes various reports, that is ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, the world economic outlook, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स आर फेवरेट एरियाज, और यहां से जो क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, 3-4 बारी आप पढ़ लेंगे तो आपको वैसे भी चीजें याद रहेंगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दीज टू क्वेश्चंस in 2 years they have asked these two questions, which provides in-depth analysis of global economic and financial development. What are the developments that are being taking place at international level? So World Bank and International Monetary Fund, कुछ एक एरियाज को पिक करना है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, WTO हो गया, G20 हो गया. These are favorite areas. They keep on asking questions. So World Bank and IMF, they are known as twin Bretton Woods institutions. They came into existence in 1944 as a result of Bretton Woods Conference. World Bank provides loans for projects having long gestation period. IMF provides provides short-term loans. And both these organizations, they publishes a number of reports. So next, you have IMF members voting power. अब यहां पर ध्यान में रखिएगा that IMF का outlook, that is not important. इसमें केवल ये याद रखिएगा that India in 2022-23 will grow at a rate of 8.2%. हर कंट्री को एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिला होता है अंडर IMF. ये ध्यान में रखिएगा कि which is aimed at boosting global liquidity. अब सारा जो रिफॉर्म है ना, वो रिफॉर्म के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है, IMF का रिफॉर्म करवाना है हर किसी को. क्यों IMF का रिफॉर्म करवाना है? बिकॉज countries like India, which have gone on to become consequential power today. आज के डेट में a country like India has become a consequential power at global level. But if you will look at India's share, so you will be amazed to know, rather you will be appalled that India's share is only 1.9%. So India का जो voting percentage है, that is only 1.9%. Whereas United States of America, it dominates
the whole proceeding with 17% voting. अभी चाइना के बहुत हंगामा करने के बाद उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया. Otherwise even China used to have only 2.1% or 2.2% of the voting rights. So that is why people are talking about reform to International Monetary Fund, but that is not important from prelims point of view. Prelims के लिए हमारा क्या important है, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई. पहला, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है IMF का, वर्ल्ड बैंक का. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दोनों एग्जिस्टेंस में आए थे. दे आर नोन एज ट्विन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस. दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1999 and the reports that is being published by them, and also number of member countries that are party to International Monetary Fund and World Bank. Then you have World Food Program. Now World Food Program has become important. Why? Because of COVID-19 induced lockdown. COVID-19 induced lockdown में countries like India came out relatively unscathed. क्यों relatively unscathed का मतलब कि बिना कुछ इंजरी हुए countries like India came out of this COVID induced lockdown. प्राइम मिनिस्टर जन कल्याण योजना में आपको जान के बहुत हैरानी होगी that India was able to feed 800 million people. That was the biggest ever rather food program launched in the history of mankind. पूरे यूरोप के पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को तो कोविड-19 में हमने फ्री में राशन दिया है. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री. तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अगर इंडिया को एंडोर्स नहीं करते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट वी डू नॉट नीड एंडोर्समेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज. नाउ द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स वी आर मेकिंग, it has become almost redundant for World Food Program like organizations to earlier they used to talk about feeding Indians at one point of time. That if you will go back in history तो आपको realize होगा कि earlier हमें अपने population को feed करना used to remain a big challenge, but now things have got considerably changed. So World Food Program, it is a humanitarian organization founded in 1961 with the objective of fighting hunger and related issues, hunger and malnutrition around the world. It is situated in Rome, Italy. Important क्या है इसमें? दो तीन बातें याद रखिएगा. पहली बात, when did it come into existence? One, it came into existence in 1961. Its purpose was to fight हंगर एंड इश्यूज रिलेटेड टू malnutrition. इसका पर्पस था कि हंगर और malnutrition रिलेटेड इश्यूज के साथ फाइट किया जाए. और तीसरा, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट रोम एंड इट इज फाउंडेड ऑन थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस. इट इज नॉट अ मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहां पर इवन दो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WFP, but remember that it is not a member based organization. It was founded by government, organizations, individual and also civil society. Its role has increased because of COVID-19. So the kind of humanitarian crisis the world witnessed, जिस तरीके का humanitarian crisis दुनिया के सामने आया था COVID-19 के बाद, इसीलिए इसका रोल थोड़ा बढ़ गया. तो इसके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे because of COVID-19. जैसे COVID-19 वाले ईयर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया था. हालांकि मेंस के एग्जाम में पूछा था, प्रीलिम्स में नहीं पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया था उन्होंने WHO से रिलेटेड. क्वेश्चन पूछने के पीछे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? सो दे हैड अ सिंगुलर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आस्किंग क्वेश्चन. वो सिंगुलर ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से कोविड-19 वाले उस पीरियड में WHO का क्या रोल था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया. तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या चीजें न्यूज में रही हैं. अभी मैं देख रहा था कहीं पर, तो मेरे को ये समझ में आया दैट लास्ट टू लास्ट ईयर इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस वाज इनटू न्यूज. सो इन वन ऑफ द पेपर्स इन मेंस एग्जामिनेशन, वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर्स, दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस. तो वो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस या WHO अगर कोई न्यूज में है एग्जाम से पहले, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कब तक का न्यूज आपको ध्यान में रखना है? आपको न्यूज ध्यान में रखना है
अराउंड आई थिंक आपका मई में एग्जाम है, तो आपको न्यूज ध्यान में रखना होगा। मार्च एंड तक का एटलीस्ट आपके पास न्यूज होना चाहिए। मार्च एंड तक का न्यूज वो पेपर में पूछ लेते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट में था ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19, दैट्स इट। सो नेक्स्ट वन इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, RCEP। क्या पर्पस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। In 1 or 2 years they have asked question related to RCEP. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, has now come into existence. When negotiation was going on, then India was also a party to the negotiation. जब negotiation चल रहा था ना, तो इंडिया भी पार्टी था Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement का। कितनी कंट्रीज उस समय पार्टी थी और अभी कितनी कंट्रीज है? 10 आसियान कंट्रीज, रिमेंबर, इस तरीके से आपको अच्छे से याद रहेगा। 10 आसियान कंट्रीज, 2 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 12, 3 चाइना जापान एंड साउथ कोरिया, 15, and then India also used to be the part of negotiation. Then we used to have 16 countries, but then India came out of RCEP in 2019. India बाहर क्यों आया RCEP से? क्योंकि वो कह रहे थे कि फ्री ट्रेड एरिया गुड्स में होना चाहिए, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए, जहां इंडिया हैज गॉट एन एज। इंडिया ने कहा कि अगर तुम्हारा गुड्स हमारे यहां आएगा तो हमारे लोग और स्किल्ड मैन पावर भी तो तुम्हारे यहां जाना चाहिए। दिस वाज द प्राइमरी ग्राउंड ऑन विच इंडिया केम आउट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। वंस इंडिया केम आउट ऑफ RCEP, then 15 countries, they joined hands together and it became an organization. So now it is a big organization जिसमें they have free trade area agreement with each other. So I have mentioned here that it was launched during 21st ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia in November 2012. Objective क्या था? तो lower tariff, open up trade in services and promote investment to help emerging economies catch up with the rest of the world. Now, number of countries are clear cut. ASEAN countries 10. Remember, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। There are 10 ASEAN countries. Australia and New Zealand 2, plus China, Japan, South Korea. So total 10 plus 2 and plus 3 is equal to 15 member countries. और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि earlier India also used to be a part of this negotiation, but then India came out of this agreement in 2019 because of this issue of free trade area agreement in goods. It is headquartered at Hanoi, Vietnam. It is a mega regional economic agreement that will connect these countries with global supply chain. ये पूरे 15 countries को that will connect them with global supply chain. तो उस समय when India came out of RCEP, कुछ countries ने ये कहा कि now India is doing a very big mistake. India is coming out of RCEP. ये इंडिया के लिए बहुत नुकसान वाली चीज रहेगी। लेकिन पर्सनली मेरा भी ये मानना है कि अगर इंडिया फ्री ट्रेड एरिया गुड्स में करता तो फिर उन कंट्रीज को भी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी थी। एक्चुअली वो डर इसलिए गए बिकॉज इंडिया हैज गॉट सिग्निफिकेंट एज इन सर्विसेज। इंडिया हैज ह्यूज मैन पावर, skilled manpower, and this skilled manpower can be exported to various parts of the world. That is why that they got fearful. और वो सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में FTA नहीं साइन कर रहे थे, so India came out of this negotiation. So इसमें याद क्या रखना है? How many member countries are there? So you have 15 member countries, 10 ASEAN countries plus 2 Australia, New Zealand plus 3 China, Japan और साउथ कोरिया। तो टोटल आपके पास कितनी मेंबर कंट्रीज है? 15। हेडक्वार्टर इसका कहां है? हनोई, वियतनाम में है। मेगा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन you have APEC. Now APEC is not very important from this year point of view, though you never know.
but APEC is not important from this year's examination point of view. उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप 2015 का क्वेश्चन देखेंगे तो उन्होंने पूछा हुआ है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 आसियान, ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट एशिया समिट, ऑप्शन नंबर 3 APEC. India is neither a member of ASEAN nor a member of APEC. India is only a member of East Asia Summit that is being held on the sidelines of ASEAN Summit every year. ASEAN Summit के sideline पर हर साल ईस्ट एशिया समिट होता है. इंडिया उसका मेंबर तो है, इंडिया APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है और इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है. अब डिटेल में बात करते हैं that this particular organization is a grouping of 21 member countries and it came into existence in 1989 to promote regional cooperation, regional economic cooperation. इंडिया को इसकी मेंबरशिप क्यों नहीं मिली है? इंडिया को इसकी मेंबरशिप नहीं मिली है, उसका रीजन ये है that India does not border Pacific Ocean. So all the countries which are part of Asia Pacific Economic Cooperation that borders Pacific Ocean, since India does not border, that is why India has not been given the membership. हालांकि इंडिया ने बड़े लंबे समय तक कोशिश किया है to get membership of ASEAN. India has tried a lot, but so far, unfortunately, India has not got the membership. It is one of the leading organization. In fact, world's most advanced economies are member countries of APEC. तो इसलिए APEC के 21 मेंबर कंट्रीज को एक बारी देख लीजिएगा. ये मेंबर कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, एक बारी देख लेंगे. जब आपने 2-3 बारी देखा होगा ना, 20 का मतलब एकदम वो ऐसा नहीं है कि इट हैज नॉट बीन कास्ट इन स्टोन, पत्थर की लकीर नहीं है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 21 मेंबर कंट्रीज हो तो भी देखा जा सकता है, 19 हो तो भी देखा जा सकता है. हाँ, अगर किसी मेंबर कंट्रीज में, जैसे मैंने आपसे कहा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में 36 मेंबर कंट्रीज हैं. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू रिमेन अश्योर्ड. वहां से मेंबर कंट्रीज का नाम नहीं पूछेंगे. जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में देयर आर 57 मेंबर कंट्रीज, नाम नहीं पूछेंगे. और कई बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है जहां पर भी नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज आर मोर देन 30-40, तो उन्होंने ये केवल नंबर दे दिया है स्टेटमेंट में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, these many are the member countries of this particular organization. तो वहां से आपको क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि ज्यादा मेंबर कंट्रीज अगर होंगी तो वो केवल नंबर वहां पर लिख देंगे. सो ट्राई टू रीड the name of these member countries, and this is one of the most successful economic groupings of the world. India tried very hard, India ने बड़ी कोशिश की आसियान का मेंबर बनने की, but so far India has not been given membership of India ने बड़ी कोशिश की APEC का membership ज्वाइन करने की, but India has not been given membership. Argument क्या है? That India does not border Pacific Ocean. Then you have recent development. So more than recent development में एक चीज केवल ध्यान में रखेंगे, ये फिगर है, मैप है उससे रिलेटेड. रिसेंट डेवलपमेंट में केवल एक बात है आपको ध्यान में रखनी है. अगर इंडिया रिसेंट डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है ना कहीं पर, तो वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ये ध्यान में गांठ मान लीजिएगा. ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मान लिया एपेक में कोई ऐसी चीज हुई है विच इज नॉट गोइंग टू सब्सटैंशियली अफेक्ट इंडिया, तो क्या वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं. पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी कुछ भी चल रहा है, सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इट मस्ट अफेक्ट इंडिया सिग्निफिकेंटली. इफ इट डज नॉट अफेक्ट इंडिया देन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट मस्ट अफेक्ट इंडिया सब्सटैंशियली. जैसे ओपेक से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आता है, या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आया? इसलिए आया बिकॉज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल is important for India's hydrocarbon needs. OPEC से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आया? ये क्रूड ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पास है ही नहीं क्रूड ऑयल, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली मान लिया लिथियम मिला है, तो नाउ इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड में और कौन सी कंट्रीज के पास लिथियम है, सबसे ज्यादा लिथियम किसके पास है? इस टाइप के क्वेश्चन बोलिविया के पास है. इस टाइप के क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. तो यहां पर अगर कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट हमने यहां आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए दिया है,
अगर वो रिसेंट डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टिंग इंडिया सिग्निफिकेंटली, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट चीज नहीं है. तो नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स. ब्रिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे. आइडिया ऑफ ब्रिक्स सबसे पहले आया कहां? सो आइडिया ऑफ ब्रिक्स वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील. Remember, the idea of BRICS was given for the first time by a Goldman Sachs economist. Goldman Sachs economist जिम ओ'नील, पहला. दूसरा, क्यों जिम ओ'नील ने सबसे पहले ब्रिक के बारे में बात किया था? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट ब्रिक्स. लेटर ऑन साउथ अफ्रीका ज्वाइंड दिस ग्रुपिंग एंड दिस ब्रिक बिकेम ब्रिक्स. इनिशियली जिम ओ'नील ने कहा दैट 4 इकोनॉमीज, नेमली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये ग्लोबल इकोनॉमी के इंजन के तौर पर बनेंगी. These 4 economies are going to become engines for global economy, namely Brazil, Russia, India and China. And then in 2010, it was joined by South Africa also, and then this grouping BRIC was renamed as BRICS. समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? That initially the idea was given by Jim O'Neill. Jim O'Neill ने कहा that these 4 countries, namely Brazil, Russia, India and China, these 4 countries are going to become global powerhouse in future. These 4 countries are going to dictate terms in future, at least on the basis of economic criteria. और जिम ओ'नील ने कहा कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये कल को इकोनॉमिक पावर हाउस बनेंगी. बाद में इस ग्रुपिंग में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया, एंड देन दिस ब्रिक बिकेम ब्रिक्स. तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है दैट ब्रिक, the idea was given originally by Jim O'Neill. He was a Goldman Sachs economist and it came into existence in 2019. इसका पर्पस क्या था? Intensifying cooperation among the member countries, and then it was joined by South Africa in 2009. Remember that South Africa joined this grouping in 2009 and it is headquartered at Shanghai, China. And then you have this recent development related to BRICS. अब यहां पर 2 बातें याद कीजिएगा. पहला, that 6th BRICS summit in Fortaleza, and then कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ब्रिक्स अपना पेमेंट सिस्टम बना रहा है. अपने पेमेंट सिस्टम का क्या बात है? सो रिसेंटली यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस न्यूज दैट रशिया वाज कट ऑफ फ्रॉम द स्विफ्ट सिस्टम. स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू हम पेमेंट करते हैं. जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेटिव, भाई बहन और फैमिली मेंबर्स अमेरिका में रहते होंगे या यूरोप में रहते होंगे, तो आप जब पैसा भेजते हैं ना, तो वो पैसा कैसे भेजते हैं? वो पैसा आप स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू भेजते हैं. वर्ल्ड में पेमेंट का एक ही सिस्टम है, दैट इज स्विफ्ट सिस्टम, विच इज बीइंग डोमिनेटेड बाय अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज. नाउ ब्रिक्स इज डेवलपिंग इट्स ओन पेमेंट सिस्टम. तो इसीलिए ये सारी बातें चल रही हैं कि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका चाइना को, इंडिया को पेमेंट सिस्टम से काट के और परेशान करना शुरू करे. तो ये अपना पेमेंट गेटवे बना रहे हैं. हालांकि बनाना इतना आसान नहीं होगा. इट इज नॉट इजियर सेड देन डन. एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी. सो recent development, then I have mentioned here that 6th BRICS summit in Fortaleza. India recently held under the theme BRICS at the rate 15 India BRICS cooperation. So ये recent जो developments हुए हैं वो एक बारी देख लीजिएगा. And then जो important है BRICS में वो 2-3 बातें हैं जो मैंने आपसे कहा. पहला important है that ब्रिक्स का आइडिया ओरिजिनली किसने दिया था? सो आइडिया आई टोल्ड यू दैट ओरिजिनली इट वाज गिवन बाय गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील. उसके बाद मैंने आपसे कहा दैट इनिशियली इट वाज ब्रिक, जब जिम ओ'नील ने कहा दैट दीज 4 आर गोइंग टू बिकम ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेस, एंड लेटर ऑन इन 2010 दिस ग्रुपिंग ब्रिक वाज जॉइंड बाय साउथ अफ्रीका एज वेल एंड इट वाज रीनेम्ड एज ब्रिक्स.
और उसके बाद ध्यान में रखिएगा अबाउट दिस हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई एंड समिट इज फोर्टलेजा. देन you have Asian Infrastructure Investment Bank. I was discussing about this only. So if you remember, I told you earlier that a number of member countries अगर एक certain point के beyond है, more than 30 है, 40 है, so they never ask the number of member countries. So in 2019 the question was, consider the following statement. 1. Asian Infrastructure Investment Bank have got 64 countries. Now the number of member countries 64 or 63 number दिया था. The number of member countries are 104. It's a massive organization which is headquartered at China. आप कहेंगे क्या पर्पस है? इंडिया इज ऑब्वियसली ऑल्सो मेंबर कंट्री ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कंप्लीटली बीइंग डोमिनेटेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में बाकी कंट्रीज के कुछ चलती नहीं है इन फ्रंट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर वही है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में. दैट इज व्हाई एन ऑल्टरनेटिव टू दिस वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना जरूरी था. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. जिसका पर्पस है मेंबर कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स. एंड देयर आर 104 मेंबर कंट्रीज and its purpose is to foster regional cooperation, economic development in Asia by investing in productive sectors. एक बार क्वेश्चन आ गया तो इसे मुझे नहीं लगता है कि बार बार इतनी जल्दी रिपीट नहीं करेंगे. नॉर्मली रिपीट होता है, लेकिन अगर टॉपिक बहुत छोटा है तो रिपीट में दे नॉर्मली टेक टाइम. आपसे अगर एक बार क्वेश्चन आ गया है और टॉपिक छोटा है तो वो अगले 4-5-6 साल तक नॉर्मली दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन. कोई रूल तो है नहीं, नॉर्मली दे डू नॉट आस्क. कई बार तो क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट भी होते हैं. एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है 2014 में, सेम क्वेश्चन वो रिपीट कर दिया उन्होंने 2015 में. तो कई बार सीधे सीधे भी रिपीट होते हैं, बट नॉट ऑलवेज. हाँ, इंस्टीट्यूशंस में आपके लिए तैयार करना थोड़ा आसान है, क्योंकि क्वेश्चंस आर दे ऑफन रिपीट क्वेश्चंस. तो ये याद रखिएगा दैट फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल has been appointed as Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank. Now, the report which is being published by Asian Infrastructure Investment Bank, these 4 reports are being published. इसको एक बारी थोड़ा ध्यान में रखिएगा. रिपोर्ट्स को आप कहेंगे कि सर इतने सारे रिपोर्ट्स है, उसको याद कैसे करें? देखिए, याद एज सच रटना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने 3-4 बारी पढ़ा हुआ है तो पेपर में यू कैन ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन. और जानबूझ करके एग्जामिनर पेपर में एक आध ऑप्शन ऐसे रखता है जो ऑप्शन बहुत ही आर्बिट ऑप्शंस होते हैं. उन ऑप्शंस को आर्बिट्ररीली उन्होंने डाला होता है. उन ऑप्शंस को बड़े आराम से आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ट्रू, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न दैट इतने सारे रिपोर्ट को याद करना आपके लिए मुश्किल होगा, किसी के लिए भी मुश्किल होगा. लेकिन रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा रिपोर्ट पर ध्यान रखना है. ये कैसे हैं? दीज आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस. तो आपके पास अगर आपने 3-4 बारी जैसे इसी को देख लिया है ना रिपोर्ट को, तो पेपर में जब वो ऑप्शन देंगे तो जो ऑप्शन सही होगा उससे पहले आपको यह देखना है कौन से ऑप्शन नहीं होंगे. तो आपको नहीं होंगे में एग्जामिनर लूज एंड छोड़ देता है. वो ऐसे रिपोर्ट का नाम देगा जो आपको पहले से पता होगा कि ये तो आईएमएफ पब्लिश करता है या ये वाला रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, सो दैट यू कैन इजीली एलिमिनेट. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग, जैसे ये पूरे स्लाइड्स जब आपके पास जाएंगे, सो यू नीड टू रीड द होल स्लाइड एटलीस्ट 3 to 4 times. और ये पूरा जो 2 घंटे का डिस्कशन है हमारा, यू शुड वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस. कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कहीं से 2 बारी आपने वीडियो देखा हुआ है या वीडियो आप एक बार भी देखते हैं, अगर स्लाइड आपने पूरा रखा हुआ है अपने पास, तो दैट विल हेल्प यू आउट इमेंसली. अगर कहीं से 10-12 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. प्रीलिम्स में 10-12 क्वेश्चन
90% क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर एरिया से होना, इट इज समथिंग. अगर मैं पूरे इंस्टीट्यूशन से देख करके मिलाऊं क्वेश्चन, so it is not less than 10. So next one is International Solar Alliance. Remember that this is the only international organization which is having headquarter in India. So International Solar Alliance is headquartered at Gurugram, हरियाणा. ये इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको हिंदुस्तान में मिलेगा. बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसका ऑर्गेनाइजेशन आपको इंडिया में मिलेगा. बेसिकली जो टॉपिक्स पर कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की. सो इट वाज फाउंडेड इन 2015. It was founded in 2015 with the objective of increasing the use of obviously solar energy. Number of member countries are 120, primarily from the tropics and developing countries. Primarily those member countries are from the tropics and they are developing countries, and number of member countries are 120. So number of member countries you will not be able to realize, and do not try to do so. Only remember that there are 120 member countries. आप मेरे को बोलेंगे कि सर ये तो फिर मेमोरी का भी कई बार टेस्ट हो रहा है. आपको अगर ऑप्शंस पता है तो वो आपके लिए आसानी तो होती है पेपर में. देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट. और शार्प मेमोरी कोई रूल तो है नहीं. अगर मान लिया आपको एक बारी में याद नहीं होता है तो आपको 3-4 बारी पढ़ के उसको उन चीजों को दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए. Remember that it is the only organization, only international organization having its headquarter in India. Organization is at Gurugram, Haryana. Its report, International Solar Alliance, World Bank Group, scaling solar program, achieving 1 gigabyte by 2020 is its goal. So, and scaling up to 10 gigawatt, sorry, not byte, gigawatt. So, and then I have mentioned about the recent development. This is an important fact that Cochin International Airport is fully solar powered airport. It is the only world's first fully solar powered airport in the world that started in 2015, that started its operation in 2015. So next one is you have UPSC, another important organization. It has been into news in the last 3-4 years consistently. Why? 3-4 years around COVID, the price of crude oil, it collapsed like anything. And I still remember around April when everybody was talking about doomsday. जब COVID पहली बार आया था तो आपको याद होगा मार्च में हर कोई ये बात कर रहा था कि दुनिया खत्म हो गई, ग्लोबल लॉकडाउन हो गया, लोग अपने घर में छिपे बैठे हुए थे. उस टाइम में the price of crude oil had crashed. And then again it rebounded. And in 2022, the price reached to $142 per barrel. इसमें UPSC का क्या रोल है? UPSC is an organization of petroleum exporting countries, and it is a permanent intergovernmental organization that was created at Baghdad. One point, it was created at Baghdad in 1960. Remember this particular fact. Baghdad, 1960. It was the objective was to manage supply chain of oil in a manner to stabilize global oil market. Normally होता क्या है कि मान लिया अगर प्रोडक्शन ऑयल का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, so that is going to dent the price of oil completely. If there is oil glut in the world, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर ऑयल का हो जाए तो क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने का मतलब है प्राइस विल क्रैश. तो इसीलिए किस तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए, दैट इज व्हाई UPSC as an organization it came into existence. Now remember the member countries. It is headquartered at Vienna, Austria.
not Australia, Austria, and these are the member countries of OPEC. I think it will not be impossible for you to remember the member countries. You have, these are the member countries of OPEC. Qatar left OPEC. The purpose of, why did Qatar left OPEC? Because of Qatar's differences with Saudi Arabia. So Qatar recently left OPEC on 1st January 2019, citing its role to focus more on LPG production. It is one of the leading exporters of natural gas in the world. Now this is one point which you must remember. Now remember that why did Qatar left OPEC? The purpose was that Qatar was having significant differences with Saudi Arabia. On account of those differences, it became untenable for Qatar, and that was one of the reasons that it quit OPEC. But Qatar is also one of the biggest exporters, one of the leading exporters of LPG in the world, liquefied natural gas in the world. Qatar इसलिए भी important है, remember. Qatar के important होने के पीछे logic ये है that football अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल कतर में हुआ है, that is why Qatar is important. Now UN system is important for both prelims as well as mains examination. दोनों ही prelims और mains में United Nations से related question पूछे जाते हैं. Prelims में relatively flat question होते हैं, कभी कभी एक आधा question बहुत थोड़ा difficult हो जाता है. जैसे last year in 2022 the question which they asked, it was difficult from students point of view. Otherwise if you will look at option, जो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि eliminate करना is a tactics, is an art, वो आपको सीखना होगा. अब लास्ट ईयर जो यूएन का क्वेश्चन पूछा हुआ था इन 2022, उस क्वेश्चन में अगर किसी इंसान ने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चन में ही आंसर है, और बेसिकली लॉजिक पर बेस्ड वो ऑप्शन एलिमिनेशन था. किसी का लॉजिक बहुत स्ट्रांग है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेगा. अब ये लॉजिक आप कैसे डेवलप करेंगे? ओनली व्हेन यू विल अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड you will develop this knack of picking important information and eliminating unnecessary information. So UN system, normally they ask flat questions. In mains examination they also ask question related to UN system, and prelims examination also they ask question related to UN system. So first one is that you have यूनाइटेड नेशंस के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई डिड यूनाइटेड नेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस? यूएन से पहले देयर यूज्ड टू बी वन ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशंस. नाउ लीग ऑफ नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1919. लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1919 में एग्जिस्टेंस में आया हुआ था. जब लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्टेंस में 1919 में आया तो अमेरिका उसका मेंबर नहीं बन पाया. सिंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, सो लीग ऑफ नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट कुड नॉट स्टॉप, सिंस अमेरिका वाज नॉट अ मेंबर, so League of Nations as an organization could not stop World War II, and that is why after World War II यूनाइटेड नेशन सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. द पर्पस, यूएन में दो तरह की बॉडीज हैं. यू हैव अ जनरल असेंबली एंड यू हैव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. एंड इवन इन सिक्योरिटी काउंसिल you have two types of members. You have permanent members and non-permanent members. So you have 5 permanent members and 10 non-permanent members. Those 5 permanent members of United Nations Security Council are having veto powers. They are the real powerful countries. And those 5 member countries are United States of America, Russia, China, Britain and France. They are not only permanent members but they also enjoy veto power. Veto power मतलब वो किसी भी proposal को United Nations में, if any country will initiate a resolution, और अगर उनका अपना interest affect हो रहा है या उनके friend का interest affect हो रहा है, so they can easily shoot down any such report. इसीलिए it came into existence in 1945. इसका primary purpose क्या था?
to maintain global peace. So I have mentioned here, to maintain international peace and security. That remains one of the foremost objective of United Nations. क्यों foremost objective है United Nations का? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था. इसका पर्पस था कि कोई भी ऐसा मैन मेड डिजास्टर वर्ल्ड में ना हो, जैसा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, when tens of millions of people they died like anything. ऐसी हालत हो गई कि कई सिटीज में तो लोग दिखते नहीं थे, करोड़ों करोड़ लोग मरे. इट वॉज अ मैन मेड डिजास्टर. आज के डेट में अगर इस टाइप का मैन मेड डिजास्टर हो तो शायद यू विल नॉट फाइंड अ ट्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ. क्यों? बिकॉज अ नंबर ऑफ कंट्रीज आर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स. सो एनी सच वॉर इन फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस. ये वर्ल्ड को पता था. दैट इज वाई maintenance of international peace and security, it remains one of the foremost objective of United Nations system, and then develop friendly relations among nations, cooperate in solving international economic, social, cultural and humanitarian problems, promote respect for human rights and fundamental freedom. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स. नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 193. यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द मेंबर. ऑब्वियसली इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो इसलिए ऐसा बेसिक क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे. क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहां से रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये पहला क्वेश्चन हो सकता है. दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. सो वन बाय वन उन ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करते हैं. तो रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, ये रिपोर्ट एक बार देख लीजिएगा. दीज रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट. दीज रिपोर्ट्स, ऐसे रिपोर्ट्स स्पेशली जो यूएन पब्लिश करता है, दोज रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट रिपोर्ट केवल यूएन वाला ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है. रिपोर्ट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबके रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है. तो यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट तो एटलीस्ट देख ही लेना है कि कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं. सो दीज रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Any report that is being published by United Nations, World Bank, IMF are important. Recent development are related to 5 non-permanent members, but I think that non-permanent member category is who all have become non-permanent members are not important. It is whether India has become or not. So India was elected as a non-permanent member of United Nations for the term 2021-22. I told you that in United Nations Security Council you have 2 set of members. याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पर नहीं है. You have permanent members and non-permanent members. You have 5 permanent members, those 5 global powers, namely US, Russia, China, Britain and France, and then you have 10 non-permanent members. Those 10 non-permanent members are elected for a period of 2 years. ये ध्यान में रखिएगा. They are elected for a period of 2 years and they are non-permanent members. Only permanent members, केवल जो permanent member होते हैं United Nations Security Council के, वो permanent member ही उनके पास वीटो पावर होता है. वीटो पावर किसको कहते हैं? वीटो पावर उन पावर्स को कहते हैं जिसमें उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई रेजोल्यूशन आता है या उनके फ्रेंड्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन आता है, सो दोस रेजोल्यूशंस कैन इजीली बी शूट डाउन बाय देम. Then you have India's proposal for reforms that I have mentioned here, though there is very little possibility of, I tell you, any reforms to United Nations Security Council. India, Brazil, Japan and Germany, they are part of G4 grouping. और वो ये चाहते हैं, India, Japan, Germany and Brazil, to become member of United Nations Security Council. But this membership of India, Japan, Germany and Brazil is being resisted by countries like China. China mostly वो चुप है अभी तक इस membership पर. तो reform तो मुझे थोड़ा challenging लग रहा है that these countries would get veto power and a permanent berth at United Nations Security Council.
Then you have International Labour Organization. Remember that ILO currently has 187 member countries. It is the ILO के बारे में याद रखिएगा, पूरे UN system का सबसे oldest organization is International Labour Organization. That is, it traces its root in 1919 as a part of Treaty of Versailles. Now, when did Treaty of Versailles happened? And following World War I. ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद. ये आप लोग पढ़ेंगे कहीं पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद पढ़ेंगे कि ट्रीटी क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी होगा. जो भी यहाँ पढ़ना है वो स्कूल में तो पढ़ना ही है. सो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ था. और जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, सो in which sanctions were imposed on Germany. So that was the result of Treaty of Versailles that was founded in 1919 as a part of Treaty of Versailles. Its objective is to promote social justice and promote decent working conditions around the world. Remember, its objective is to promote decent working condition around the world. अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? And it is located at Geneva, Switzerland. क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं that consider the following statement. 1. ILO is the oldest of all organizations of UN body. 2. It is the result of Treaty of Versailles. Treaty of Versailles that happened after World War II. World War I. Sorry, after World War I in 1918, and Treaty of Versailles happened in 1990. So it is the result of Treaty of Versailles. It is headquartered at, और एक स्टेटमेंट दे देंगे. दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट नॉर्मली दे आस्क, जहां पर आपके इंफॉर्मेशन को भी टेस्ट किया जाता है, आपके लॉजिक को भी टेस्ट किया जाता है. लॉजिक को कैसे? वो ऑप्शंस ऐसे डिजाइन होता है कि एक ऑप्शन गलत होगा अगर, तो ऑप्शंस ऐसे डिजाइन होते हैं कि अगर आपका लॉजिक साउंड है तो आप उस गलत वाले ऑप्शन को यू कैन इजिली एलिमिनेट. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट एलिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट tactics which you must know to handle prelims examination of UPSC or to handle civil services prelims examination. अगर elimination वाली tactic में आपको mastery हो गई ना, half of your job is done. उस elimination वाले tactics में mastery करने के लिए क्या करना होगा? Nothing, कुछ नहीं करने की जरूरत है. You just attempt a lot of multiple choice question and analyze those question. हर question paper को solve करने के बाद आप एनालाइज कीजिए कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, और वो जो गलती कॉमन है ना वो आपको पता चलेगा. यू गो ऑन राइटिंग दोज मिस्टेक्स इन सेपरेट डायरी. सो आफ्टर एवरी 4-5 टेस्ट यू अगेन कम बैक, और जो आपके कॉमन मिस्टेक्स हैं इन द लास्ट 3-4-5 टेस्ट, उन कॉमन मिस्टेक्स को अब अगले टेस्ट में हिट करना स्टार्ट करो. दैट इज हाउ यू विल डेवलप दिस नैक ऑफ पिकिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो इट इज हेडक्वार्टर्ड at Geneva, Switzerland. It is also a joke that almost all the organizations, international organizations, are having its headquarters at Switzerland. It's a joke that most of the organizations are having their headquarters in Switzerland. कुछ का US में भी है, but most of the organizations are having their organizations in having their headquarters in Switzerland. India is obviously a member of ILO. And then you have these reports of ILO, that global employment trend which provides an overview of global employment conditions. केवल इतना याद रखना है. Nobody is going to ask you about what is written in the report. 99% of the times what do they ask? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? ये 99% of the time ये फिक्स्ड क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का. उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये अब तक तो पूछा नहीं गया है. अगर कभी ये पूछ लेते हैं सो नो वन नोज, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है. तो नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटीज के टर्म में काम करते हैं. तो आप केवल इतना याद रखिए कि रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है, दैट्स इट. देन यू हैव दिस recent development related to ILO. UNESCO, again a very factual question, that United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which was founded in 1945. It is a part of, since it is the part of UN system, so that is why it was founded in 1945. Remember, among all the UN
organizations, only ILO was founded in 1919. That was not founded in 1945. Otherwise, almost all the organizations were founded in 1945. An objective was promoting peace and security through education, culture, communication and all those things. 195 member countries. The important point is that India is a member of UNESCO. अब आप कहेंगे क्या प्रिसाइज नंबर याद करना पॉसिबल हो पाएगा? 189, 194, 195? नहीं. वो जब भी आपसे नंबर पूछते हैं ना, that this much there are 150 countries in this organization, तो गैप बहुत ज्यादा होता है जो वो क्वेश्चन में पूछते हैं और जो रियल होता है. अगर रियल इज 195 कंट्रीज तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ होगा 145 कंट्रीज, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होगा 135 कंट्रीज. तो लॉजिक भी क्या कहता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर कंट्रीज किसी का भी 189 से कम नहीं है, 185 से ऊपर ही है सबके मेंबर कंट्रीज. अब यहां से आप लॉजिक लगाएंगे. आप मेरे से पूछेंगे क्या वो प्रिसाइज पूछ सकते हैं दैट देयर आर 196 मेंबर कंट्रीज? नहीं, क्योंकि ये प्रिसाइज पूछना ना विल नॉट बी अ गुड थिंग. अगर वो प्रिसाइज पूछने लगेंगे कि 195 मेंबर कंट्रीज है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेंबर कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, 189 है, 191 है, 192 है. तो वो नॉर्मली बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज में. इफ 195 मेंबर कंट्रीज आर देयर, सो क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, दैट देयर आर 145 मेंबर कंट्रीज या 135 मेंबर कंट्रीज, या क्वेश्चन में होगा देयर आर 95 मेंबर कंट्रीज. जो आपको देख के ये समझ आ जाएगा अगर आपने ये इंफॉर्मेशन 2-3 टाइम्स पढ़ा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे. और अगर 180 के ऊपर होगा तो वो नॉर्मली आपको एक्चुअल नंबर ही देंगे. ये आप पेपर पिछले साल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर मान लिया उन्होंने पूछा है 195 मेंबर कंट्रीज, सो 99% ऑफ द टाइम इट विल बी अ करेक्ट आंसर. अगर आपको इतना पता है कि यूएन बॉडी के सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्रीज इज मोर देन 180, तो आपको ऑलमोस्ट श्योर हो जाना है उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली करेक्ट. सो देन यू हैव another organization, this information related to UNESCO, that it publishes various reports. Then preservation of cultural heritage sites, that is also the responsibility of UNESCO, and India has been re-elected to UNO Executive Board. Durga Puja in Kolkata was included in intangible cultural heritage of humanity list. Now this question can be asked. जो recently cultural heritage list में include हुआ है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं. Then next one is UNICEF, that United Nations Children's Fund. That was again a very factual information, so I will not be delving deeper here. आपको ये पढ़ के भी आपका काम हो जाएगा. What is important, I am only going to focus on that. That it was founded in 1946 with the objective of promoting the rights and well-being of children around the world. The headquarters is located in New York, United States of America, and it is not a member-based organization. It is funded by voluntary contributions from government. Now what is the meaning of not being a member based organization? When there is a member based organization, it means all the financial needs of the organization would be funded by the member countries. But when it is not a member based organization, then all the financial needs will not be funded by the member countries, rather it will be funded through the voluntary contributions made by government, organizations, individuals, civil society, etc. And obviously India is a member of UNICEF. Then you have another information related to UNICEF, a recent development related to UNICEF, and then you have World Health Organizations, that is information related to World Health Organization.
So World Health Organizations, last year it was into news into COVID-19, and because of Anthony Fauci's a lot of statement कि कभी Anthony Fauci's ये बोलते थे कि मास्क पहनना चाहिए, कभी बोलते थे मास्क विल नॉट बी इनफ, कभी वैक्सीन होता था तो वो कहते थे कि वैक्सीन होना चाहिए, कभी बोलते थे वैक्सीन विल नॉट बी इनफ। तो लगातार जो कोविड-19 के समय में पूरा 2020 और 21 में जिस तरीके का एंथनी फाउसी का स्टेटमेंट था ना, दैट एवरीबडी, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ शक आ गया कि भाई बात क्या है कि एंथनी फाउसी का स्टेटमेंट हर दिन बदलता ही रहता है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। सो इट वाज इनटू न्यूज़, इसीलिए दे आस्क्ड in men's examination also related to World Health Organization that a specialist agency related to public health. Remember, it is a specialist agency related to public health, and it was founded in 1948. An objective was to, obviously, since it is a World Health Organization, so its objective will be to focus on better and healthier future for people globally. And it is headquartered at Geneva, and India is also member of World Health Organization, and it publishes World Health Report and Global Health Observatory. Now the logic says that any health related reports would be published by World Health Organization. It has 194 member countries, almost all the member countries of all the organizations related to United Nations are having more than 185 member countries or 190 member countries. So that's all about World Health Organizations. Then UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. क्या पर्पस है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1992, and the purpose of United Nations Convention on Climate Change is to arrest the process of climate change, because greenhouse gas emissions, it has significantly dented the future prospects of environment. ये माना जाता है that future prospects of environment, it is not good if we are not able to arrest this climate change phenomena. That is why United Nations Framework Convention on Climate Change came into existence, which was founded in 1999. Now this climate change, prospects of climate change that came into existence in United Nations Framework Convention on Climate Change that was founded in 1992. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? That stabilization of greenhouse gases emission, gas concentration, to prevent dangerous interference with climate system. 1992 में ये रियलाइज किया गया कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है, अगर आपको इन्वायरमेंटल चेंजेस को अरेस्ट करना है, तो you need to do something about it. That is why United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992 came into existence. 1992 में एक बड़ा important event भी हुआ था. वो event था Rio Earth Summit that happened in 1992, in which the idea of sustainable development got conceptualized for the first time. जिसमें ये कहा गया कि अगर तुमको डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए इस अर्थ को बचाए रखना है, सो यू नीड टू हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी. तो बेसिकली 1992 एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. सो जब UNFCCC आया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को स्टेबलाइज किया जाए, जिससे फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के पूरे प्रोसेस को अरेस्ट किया जा सके, और दूसरा किस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू क्लाइमेट चेंज के इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अरेस्ट किया जा सके या मिटिगेट किया जा सके. एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? रिमेंबर, अब जैसे यहां पर है, देयर आर 197 मेंबर कंट्रीज. नाउ यू डू नॉट नीड टू नो द मेंबर ऑफ 197 कंट्रीज. आपको जानने की जरूरत नहीं है, यू ओनली नो द नंबर.
That number is 197. That's it. It is headquartered at Bonn in Germany, and India is obviously a member of United Nations Framework Convention on Climate Change. Recently ये न्यूज में क्यों था? रिसेंटली इसके न्यूज में होने के पीछे लॉजिक ये था that conference of parties 27, not conference 7, conference of parties 27 was held in Sharm el-Sheikh, Egypt, जिसमें nations they came onto a common platform to implement the provisions of Paris Agreement and related conventions. Conventions के बारे में आपको एक बात बता दूं कि convention हम लोग बोलते किसको है? Convention हम बोलते हैं कि जो ग्लोबल अग्रीमेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज पर होता है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग. द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ऑफ कन्वेंशंस आर नॉट बाइंडिंग. अगर यही ट्रीटी होती तो इसका टर्म्स बाइंडिंग होता, बट टर्म्स ऑफ कन्वेंशंस आर नॉट बाइंडिंग. इट इज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंसेंसस ऑन अ पर्टिकुलर इशू. आप किसी एक पर्टिकुलर इशू पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहां यह कहा गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 दैट वाज हेल्ड एट शर्म अल शेख इजिप्ट, जिसमें यह कहा गया कि that nations will be united and they will work to implement the provisions of Paris Agreement and related conventions, जो climate change से related conventions हैं. And these are the reports published by United Nations Framework Convention on Climate Change. यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप याद रखेंगे कि ये जो United Nations Framework Convention on Climate Change है, इसका कोई भी रिपोर्ट होगा ना तो वो क्लाइमेट से रिलेटेड होगा. जब पेपर में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपको वेल अंडरस्टूड होगा कि अच्छा ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैज पब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला, ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का. दूसरा, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, whether India is a member or not. And recent conference of parties 27 that was held at Sharm el Sheikh, और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि पेरिस अग्रीमेंट और रिलेटेड कन्वेंशंस के प्रोविजंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन. देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट every now and then they keep on asking question related to regional groupings. तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि रीजनल ग्रुपिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर क्लब किया जाए. जहां तक हमारे लिए पॉसिबल था इस लिमिटेड स्पेस में कवर करने की, हमने वहां तक कवर करने की कोशिश की है. मुझे ऐसा लगता है दैट these slides and combined with previous year's question paper, if you will go through previous year's question paper, that is going to suffice related to all the question related to those economic organizations and regional organizations. अगर वो question पूछेंगे so almost 80-90% question you will be able to tackle, अगर if you have gone through previous year's question paper as well. So regional organizations. So first regional organization is ASEAN. It is an important regional organization. क्यों important है? Important इसलिए है because this organization, it came into existence in 1967. When it came into existence, originally there were only 5 parties or 5 countries which were members of ASEAN, and later on 5 more members were added. At that point of time, उन्होंने इंडिया को भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारे मेंबर बन जाइए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के, लेकिन कोल्ड वॉर का एटमॉस्फेयर चल रहा था, तो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आसियान. नाउ इंडिया आर्डेंटली वांट्स टू ज्वाइन आसियान. आज के डेट में हिंदुस्तान आसियान ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इंडिया को आसियान की मेंबरशिप नहीं मिल रही है. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आसियान? देयर आर 10 member countries in ASEAN. Now no one is going to ask you about founding members only. इसलिए ये ईयर जो यहाँ पर पीडीएफ में दिया हुआ है ना, ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है. These years are not important. You only try to memorize the number of 10 countries. These 10 countries are important because a number of times they have asked question related to ASEAN. 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था that India is a member of which of the following? 1 ASEAN, 2nd East Asia Summit, and 3rd Asia Pacific Economic Cooperation.
India is neither a member of ASEAN nor a member of Asia Pacific Economic Cooperation. India केवल और केवल मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको मेंबर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो मेंबर कंट्रीज के बारे में क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज दे हैव आस्क्ड सिमिलर क्वेश्चन इन द पास्ट आल्सो। 2017 का क्वेश्चन है, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें से कौन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? इसीलिए, और नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज आर ओनली 10, सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज द नंबर ऑफ ऑल द 10 कंट्रीज। सो दीज कंट्रीज आर member countries. It is headquartered at Indonesia, Jakarta. So founding members were Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, and 5 more countries later on joined ASEAN. Objective क्या है? इसका objective है economic and cultural interchange among the members of the grouping to ensure their economic development and to form an alliance with international powers that share similar goals. Now, recently it was into news, लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना तो एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा whether India is a member or not. No one is going to ask you that India's vice president led India's delegation to ASEAN India summit. आपको simply ये याद रखना है that this ASEAN India summit, it happened at Cambodia, Phnom Penh. That's it. इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान कंट्रीज। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ आसियान? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। देन यू हैव, दीज आर आसियान कंट्रीज, मैप्स अटैच्ड। यू हैव सार्क। सार्क का ओरिजिनली आइडिया किसने दिया था? सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड ओरिजिनली दिस आइडिया वाज गिवन बाय बांग्लादेशी प्रेसिडेंट Ziaur Rahman. Originally, this idea was given by Bangladeshi President Ziaur Rahman in 1985. Objective क्या है? Regional cooperation को बढ़ाना, to accelerate the pace of social and economic development of the region. इसमें member countries कौन कौन है? All the countries of South Asia is the member countries. अफगानिस्तान को बाद में on the initiative of India, Afghanistan also became the member country of SAARC. Initially, Afghanistan was not the member country. Initially, there were only 7 countries, that is India, Pakistan, then Sri Lanka, Bangladesh, then Nepal, then you have Bhutan and Maldives. Only these 7 countries were initially members, originally members. And then later on in 2005, Afghanistan was also added. अफगानिस्तान को ऐड करने के पीछे के जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थे, क्योंकि ऑन मैप इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान एज वेल। ऐसे वो आपको दिखता नहीं है, बट इंडिया शेयर्स अ बाउंड्री ऑफ 180 किलोमीटर्स विद अफगानिस्तान। आप कहेंगे कि फिर हम वहां जा क्यों नहीं सकते हैं? बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन ऑन पेपर Pak occupied Kashmir belongs to India now, and Pak occupied Kashmir, it shares a boundary of 180 kilometers with Afghanistan. 180 किलोमीटर की बाउंड्री पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शेयर करता है। So India made Afghanistan a member of SAARC in 2005, and these are the 8 member countries of ASEAN. Initially there were 7 member countries. In 2005, Afghanistan also became the member countries of ASEAN. ASEAN, it's headquartered in Kathmandu, Nepal. It came into existence in 1985. It was originally the idea of Bangladeshi President Ziaur Rahman. Remember this. It was originally the idea of Bangladeshi President Ziaur Rahman. Then you have SAARC related to that related development, like currency swap agreement and currency swap agreement with Maldives Monetary Authority, and a recent development I have mentioned here. So these are member countries. याद रखिएगा जो भी रीजनल ग्रुपिंग्स आपको बता रहा हूं, that remember formation of its years, point number 1,
Now second point is member countries. How many member countries are there? Because in all these regional groupings, you do not have members more than 10 or 12 or 15. That is why you need to remember the member countries. अब आप कहेंगे कि सर मेंबर कंट्रीज को ऐसे याद रखना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इफ यू गो थ्रू द स्लाइड्स 3-4 टाइम्स यू विल रियलाइज दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. 3-4 बारी जब आप स्लाइड के थ्रू जाएंगे ना, तो आपको इवेंचुअली सारी चीजें आप मेमोराइज कर लेंगे. डोंट वरी, आपको केवल 4 बारी जाइए और एक बारी उसको देखने की कोशिश कीजिए मैप पर जाकर के. सो दैट विल गिव यू इनफ मटेरियल टू योर ब्रेन टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ऑप्शंस. सो बिम्स्टेक का क्या पर्पस है? बिम्स्टेक का बेसिकली पर्पस ये है, बिम्स्टेक एज अ ग्रुपिंग, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इनिशियली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1997, लेकिन तब इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था. तब इसको बोलते हैं BIST इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड देन लेटर ऑन इट बिकेम बिम्स्टेक. अभी जब इसमें बाकी सारे मेंबर कंट्रीज ने ज्वाइन किया, like later on India also joined, Myanmar joined, Nepal joined, Sri Lanka and Thailand joined. क्या पर्पस था बिम्स्टेक का? बिम्स्टेक का बेसिकली अगर आप पर्पस देखेंगे ना, तो आपको 2 बातें समझ आएंगी. पहला, बिम्स्टेक का पर्पस है कि सार्क प्रोसेस कोई ऑप्टिमिस्टिक क्लाइमेट नहीं दे रहा था. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने ज्यादा डिफरेंसेस थे, तो उन डिफरेंसेस को देखते हुए सार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985, और इतने सालों के बाद भी डिड नॉट गिव एनी ऑप्टिमिस्टिक क्लाइमेट. इंडिया को ऐसा लगा कि अगर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए जो जहां पर कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस ना हो, तो हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर हो सकता है. एंड दैट इज व्हाई बिम्स्टेक वाज प्रेफर्ड बाय इंडिया. तो जब बिम्स्टेक हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान ने बिम्स्टेक के बारे में बात करना शुरू किया ना, उस पूरे के पूरे पीरियड में, तो वहां 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हुई. बिम्स्टेक में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हियर एंड देयर है. तो ये माना गया कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जैसे बड़े डिफरेंस यहां नहीं है. दूसरा, ये माना गया कि बिम्स्टेक के थ्रू हम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंश्योर कर सकते हैं. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम इंश्योर कर सकते हैं. कैसे इंश्योर कर सकते हैं? अगर आप बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज को देखेंगे, सो मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? बे ऑफ बंगाल, बेसिकली मेंबर कंट्रीज इज इंडिया, देन यू हैव श्रीलंका, then you have Nepal and Bhutan, then you have Bangladesh, and then you have Myanmar and Thailand. So these are the 7 countries of BIMSTEC: India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Thailand. 2 ASEAN countries भी हैं इसमें, Myanmar और Thailand, and other 5 countries from South Asia. इन सारी कंट्रीज के बीच में कोई बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए यह माना गया कि बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी मच मोर सक्सेसफुल. एंड इट वाज आल्सो बिलीव्ड कि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच के रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर कर सकता है. एंड देन दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर that experts believe that with the current geopolitical situation there is a need to find an alternative to SARC, and BIMSTEC is seen as the right choice for India because we do not have any obstructionist player like Pakistan and like SARC. So next topic is Indian Ocean Association for Regional Cooperation. This IORA was formed in 1997. Now member countries of Indian Ocean Regional Association, ये member countries का नाम आपको याद करना होगा. All these member countries, they are sharing their borders with Indian Ocean region, and these member countries, these are the member countries जो भी Indian Ocean के साथ अपनी boundary को share कर रहा है. It's a regional cooperation. The purpose is to foster cooperation among the countries sharing boundary with Indian Ocean region.
to ensure their economic growth and also to take care of other types of concern. Obviously, India shares its boundary with Indian Ocean region. That is why India is also member of IURA. And these are the member countries. ये ध्यान में रखिएगा that and it is headquartered at Ibin, Mauritius. Member countries को याद कर लेना है. मेंबर कंट्रीज बेसिकली क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही और सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं कि कौन किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. तो जानबूझ करके मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाले हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को डाला है कि जिसके मेंबर कंट्रीज का नंबर इज लेस. नंबर इज नॉट मोर. अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो उसको याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो दीज आर द मेंबर कंट्रीज दैट शेयर्स देयर बाउंड्री विद इंडियन ओशन रीजन एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1997 with the objective of promoting sustained growth and balanced development of the region. Now, recent development I have mentioned here, but more than recent development, you need to remember only about the member countries. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था. बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में होता है, नॉर्मली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नॉर्मली it happens in 90% of the cases they ask question related to those organizations that have been into news constantly throughout the year. So next one is you have East Asia Summit. Remember that India is a member of East Asia Summit. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है in 2015 कि इंडिया आसियान, एपेक और ईस्ट एशिया समिट में से किसका मेंबर था. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. Who all are the members of East Asia Summit? Remember that all the 10 countries of ASEAN are member countries of East Asia Summit. Then you have Australia, New Zealand, 12. India, 13. Then China, South Korea and Japan, 16. Then you have United States of America and Russia are member countries of East Asia Summit. So all these 18 countries are member countries of East Asia Summit. All the 10 member countries, मतलब basically इसमें जो originally regional comprehensive economic partnership में member countries थे 16 including India, अभी 15 है, plus Russia and US. ऐसे आपको याद रहेगा कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं अभी 15. पहले कितनी थी 16 प्लस यूएस एंड रशिया. सो यू हैव 18 मेंबर कंट्रीज विच आर पार्टनर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. तो थोड़ा सा कुछ अपने से आपको वो सिक्वेंसिंग बनाना होगा मेंबर कंट्रीज को याद करने के लिए. कनेक्ट करके आपको मेंबर कंट्रीज को याद करना होगा. अगर आप जैसे कनेक्ट करके याद करेंगे ना तो मेंबर कंट्रीज आपको ध्यान में रह जाएगा. और ये क्वेश्चन आई टेल यू दैट दीज आर द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. ये क्वेश्चन गलत करना इन प्रीलिम्स एग्जाम इज सुइसाइडल. इट्स अ क्राइम. क्योंकि ये आसान क्वेश्चन भी होते हैं और प्लस यहां से क्वेश्चन हर साल में आते भी हैं. आप जब एग्जाम देंगे तो रियलाइज करेंगे, आप में से जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, कि मोस्टली बहुत टफ टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. बट दीज आर द टॉपिक्स वेयर यू कैन इजिली स्कोर ऑलमोस्ट 90% इन दीज टॉपिक्स. 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 9 स्कोर आप कर ही देंगे. इसमें थोड़ा सा आपको सिक्वेंसिंग देखना होगा मेंबर कंट्रीज का नाम याद करने के लिए. जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इसको आसियान से कनेक्ट करके इसके मेंबर कंट्रीज का नाम देखा जा सकता है. सो इट वाज फाउंडेड, और ये ध्यान में रखना है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है. ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग it happens on the sidelines of ASEAN only. Every year it happens on the sidelines of ASEAN. There is no headquarter of East Asia Summit. Basically, इसमें Russia और United States of America also got included. Otherwise, all the countries they belong to East Asia or Southeast Asia. And the purpose was, these were the purpose. लेकिन purpose से ज़्यादा important है that member countries. Basically, आप वहीं पर फंसते हैं. क्योंकि अगर वो पर्पस पूछेंगे ना तो आप एलिमिनेशन के थ्रू पर्पस तो पता लगा लेंगे. बट मेंबर कंट्रीज में कैसा है कि यहां लॉजिक काम नहीं करता है. कई बारी मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए तो ही आप आंसर दे पाएंगे. तो ईस्ट एशिया समिट, इंडिया, रिमेंबर दैट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट एंड दीज आर द कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट. जिसमें आप कैसे इसको याद रखेंगे,
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में 15 मेंबर कंट्रीज हैं प्लस 1 इंडिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड, it has no headquarter, and its summit, it takes place on the sidelines of ASEAN summit. It has no headquarter. Then you have Arctic Council, which was founded in 1996 with the signing of Ottawa Declaration. ध्यान में रखिएगा, Ottawa Declaration. Arctic Council क्यों important है? Because of the melting of ice in recent years, that Arctic Council has become very important. आर्कटिक काउंसिल में द मेल्टिंग ऑफ आइस has taken place, और वो मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से कैसा है कि आर्कटिक में अभी पोलर सिल्क रूट बनाने के बारे में भी बातचीत चल रही है, दैट चाइना हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द डेवलपमेंट ऑफ पोलर सिल्क रूट. हालांकि इजियर सेड देन डन, इतना आसान नहीं होगा कि तुम पोलर सिल्क रूट डेवलप कर लोगे, क्योंकि आर्कटिक में बिकॉज ऑफ इनहॉस्पिटेबल नेचर ऑफ वेदर, और दूसरा जो हर समय आपको आइस क्लास्ड शिप लेकर वहां जाना पड़ेगा जो आइस को ब्रेक कर सके. सो इट विल नॉट बी एन इजी थिंग्स टू डेवलप पोलर सिल्क रूट. लेकिन बेसिकली आर्कटिक के बारे में इसलिए आज के डेट में बातचीत चल रही है और लगातार ये न्यूज में रहता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, that melting of snow has started taking place, and now everybody is looking greedily. हर कोई लालच भरी निगाहों से आर्कटिक की तरफ देख रहा है कि किस तरीके से आर्कटिक के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए. सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1996 विद द साइनिंग ऑफ ओटावा डिक्लेरेशन. इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है. एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर व्हिच आर मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल? ऑल द मेंबर कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विद आर्कटिक. So there are 8 member countries, 8 Arctic states which are member countries, and India is not a member because India does not share its boundary with Arctic. India is merely enjoying observer status, and these are the member countries that share boundaries with Arctic. तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा. The Canada है, डेनमार्क है, पहले US और कनाडा है, उसके बाद US, कनाडा, and then you have Sweden, Norway, Russia. अभी इसको अगर याद करना हो तो कैसे याद करना होगा? 2 countries from North America, US and Canada, that share a boundary, that are member countries. And then Russia के साथ boundary कौन share करता है? अभी 2 country news में थी, because both countries they have already initiated proceedings to join NATO. जिसमें कौन कौन सी countries थी? वो कंट्री थी स्वीडन एंड फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड रशिया, अदर मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल. सो बेसिकली these are the member countries of Arctic. There are 8 member countries of Arctic. India enjoys observer status. Arctic is important because of climate change, that snow has started melting. And these countries are looking greedily towards Arctic. हर कोई आर्कटिक की तरफ देख रहा है कि आर्कटिक में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है. सो एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ ओटावा डिक्लेरेशन. ओटावा कहाँ है? ओटावा इन कैनाडा, इज इन कैनाडा, एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1996. जो भी मेंबर कंट्रीज में कम मेंबर कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा उन मेंबर कंट्रीज का नाम याद जरूर रखेंगे. 4-5 बारी पढ़ेंगे, नाम याद हो जाएगा. And these are the objectives. So Indian Arctic policy is built on 6 central pillars. Then you have African Union. African Union क्यों अभी न्यूज में है? It was founded in 1963 and African Union is functional since 2002. Headquarter कहाँ है African Union का? Headquarter is in Ethiopia, Addis Ababa. It used to be a French colony. It's a very beautiful town, Addis Ababa, which is the headquarter of African Union. How many member countries are there? All the 55 countries of Africa are member countries of African Union. African Union का role क्या है? African Union का role है to bring political stability in Africa. And it is because of African Union that today Africa has become stable, at least politically stable. It is not as bad a condition as it used to exist in 1990s or 1980s. धीरे धीरे situation is moving towards normalcy. So African Union का ultimate aim क्या है?
अल्टीमेट एम है कि यूरोपियन यूनियन की तरह से टू ग्रो ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1963, रिमेंबर, बट it is functional since 2002 only. Its member countries are all the 55 countries of Africa are member countries of African Union, and its capital is at Addis Ababa. Its capital at Addis Ababa. India is obviously not a member. India only enjoys observer status. The purpose is to promote cooperation, integration, development and economic growth and prosperity of African countries. ये इसका पर्पस है. क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा? अब आप कहेंगे क्या अफ्रीका के 55 कंट्रीज का नाम याद करना होगा? नहीं पूछेंगे आपसे 55 कंट्रीज का नाम, डोंट वरी. लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं देयर आर 75 मेंबर कंट्रीज अंडर अफ्रीकन यूनियन. अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए दैट देयर आर ओनली 55 कंट्रीज इन अफ्रीका. देन ओनली यू विल बी एबल टू हिट हेडक्वार्टर्स और कब वो एग्जिस्टेंस में आया था. And India enjoys observer status. That's it. Then you have African Union. These are not very important because reports may depend करता है. So, and remember that so far 3 India and Africa summits have taken place. 2008, 2011 और 2015 में 3 इंडिया अफ्रीका समिट अब तक हो चुका है. 2008 में हो चुका है, 2011 में हो चुका है और 2015 में अफ्रीका एंड इंडिया समिट हो चुका है. देन यू हैव अरब लीग. अरब लीग was founded in 1945. The purpose was to strengthen cooperation among the Arab countries, and its headquarter it at Cairo, Egypt, and these are the member countries. Arab countries का नाम याद रखेंगे क्योंकि Arab countries में number of member countries are only around 21 or 22. So you need to remember the member countries. अगर आप एकदम पास होते हैं ना 21, 22 तो पेपर में वो आपको ऑप्शन देते हैं कि there are 50 member countries. 22, 21 में आपको नाम याद रखना होगा. अदरवाइज नॉर्मली जो गैप होता है वो गैप बहुत ज्यादा होता है. सो इट इज इजियर फॉर यू टू हिट द बुल्स आई. So Arab countries, these are the member countries. The purpose is to settle dispute, to coordinate for economic growth and cooperation, increase cooperation. It came into existence in 1945 and it is headquartered at Cairo, Egypt. And these are the member countries, Algeria, Bahrain. ये इसको एक बार member countries को देख लेंगे. Then obviously India is not a member of Arab लीग. वो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं है. सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर. And we have also mentioned here about Abraham Accord that happened between US, UAE and Israel. So that was Abraham Accord was primarily the brainchild of Trump administration. Trump's son-in-law Jared Kushner, who was married to Ivanka Trump, is a Jew, and it was because of the efforts of Jared Kushner ने अपने efforts से मिडिल ईस्ट में पीस लाने की कोशिश की थी. तो जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था वो अब्राहम अकॉर्ड में there were 3 parties, the US, UAE and Israel, and it was signed in 2020. Remember this, that Abraham Accord, there were 3 countries, the US, UAE and Israel, and it was signed in 2020. Next, you have Gulf Cooperation Council. In 2017, they asked question related to the member of Gulf Cooperation Council, that which one of the following is not a member of Gulf Cooperation Council. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So Gulf Cooperation Council हमारे लिए क्यों important है for India? Because Gulf Cooperation Council is an economic, a regional organization with which we have a trade of more than $200 billion. $200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हमारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ होता है. It came into existence in 1981. Its purpose is to promote economic, cultural and political cooperation among the member countries and among the countries of the region.
and these are the member countries. It is headquartered at Riyadh, Saudi Arabia. Member countries are, these are the member countries. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? उस क्वेश्चन में सारे मेंबर कंट्रीज का नाम था. एक उन्होंने क्वेश्चन में ईरान डाला हुआ था. बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर मेंबर कंट्रीज. उसमें उन्होंने एक ऑप्शन ईरान का डाला हुआ था. that Iran is also member of Gulf Cooperation Council. अभी लॉजिक से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था. क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि लगातार उस समय में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन चल रहा था. सऊदी अरेबिया इज अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री, Iran is a Shia majority country, so it's also a part of Shia-Sunni rivalry. So Arab League, Gulf Cooperation Council, it came into existence in 1981, headquartered at Riyadh, and these are the member countries of Gulf Cooperation Council. India enjoys observer status. हमारे लिए ये क्यों important है? हमारे लिए इसलिए important है that we have a trade of more than $200 billion with Arab League, with Gulf Cooperation Council alone. That is why economically this particular area is very important for India. That's about economic cooperation, economic organizations and regional organization. I hope you have enjoyed the session. मेरी तरफ से 2-3 valuable inputs हैं that you go through these PPTs and then you go through previous year's question paper. Previous year's question paper will also give you a lot of idea about the kind of question that is being asked. So a lot of questions they are also repeating. अगर आप last 6-7 years के question paper को देखेंगे ना, so a lot of questions have also been repeated. Those questions can easily be tackled through these PPTs and previous year's question paper. The nature of question is relatively easy. Easier questions are being asked. The only catch is that they ask about number of member countries. If the number is less than 21, 22, then they ask about the name of member countries. If it is more than 30, 40, then they will ask about the number of member countries. So you need to memorize this particular fact. So that's about economic cooperation and regional cooperation. Thank you, and we will go for the next session now. That's all for today. Thank you.